नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के विषय ट्रेड थ्योरी में अंकित पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। इंट्रोडक्शन, परिचय। मतलब आज हम जानेंगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे हाइजीन, पोस्चर, मोटिवेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल, क्लाइंट कंसल्टेशन, बेसिक ऑफ गुड ग्रूमिंग, वार्डरोब प्लानिंग, ब्यूटी एज ए कैरियर, प्रोफेशनल एथिक्स, टेलीफोन माइनर्स। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले हम जानेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है अपने व्यक्तित्व को उभारना, यानी व्यक्तित्व का विकास करना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको अपने पर्सनल बिहेवियर, एटीट्यूड, प्रस्तुतिकरण का तरीका, लोगों से बात करने का तरीका और ऐसी ही बहुत सी चीज़ों को उभारना होता है। मतलब पर्सनालिटी का मतलब होता है कि आप अगर किसी से भी बात करते हैं तो आपके बातों में एक तरीका झलकना चाहिए कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आपकी लैंग्वेज क्या है, आपके बात करने का तरीका क्या है, आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आपकी भाषा सरल भी होनी चाहिए जिससे सामने वाले को अच्छे से समझ आ सके। आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत आगे हम पढ़ेंगे कि अपने व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है। मतलब आप अपने आप को किस तरह से विकसित कर सकते हैं। जब भी हम व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं तो हम नीचे बताए गए गुणों में सुधार करते हैं। जैसे आत्म जागरूकता, मतलब खुद से जागरूक होना चाहिए कि आप किससे क्या बातें कर रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं और आपको किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सब कुछ। आत्म पहचान और आत्मसम्मान, यानी आपकी पर्सनालिटी और अपने आप को समझना पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम पढ़ेंगे टैलेंट डेवलपमेंट, यानी अपनी क्षमता को उभारना। मतलब आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, उस क्षमता को उभारना भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। बिहेवियर और प्रेजेंटेशन स्किल को उभारना, मतलब आपका व्यवहार और आप कोई भी बातें कर रहे हैं तो उसको प्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इस चीज को आपको उभारना चाहिए। क्षमता की पहचान, यानी अपनी काबिलियत पहचानना। मतलब आपकी काबिलियत क्या है, आपकी क्षमता क्या है, आप क्या कर सकते हैं, इस चीज को खुद से जानना चाहिए, खुद से पहचानना चाहिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके अंतर्गत क्षमता क्या क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अवेयरनेस, यानी दूसरों के प्रति आपकी जिम्मेदारी के लिए जागरूक रहना। अपने लिए तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन दूसरे के प्रति जागरूक रहना मतलब दूसरे के बारे में हम क्या सोचते हैं, इसके लिए भी हमें जानना चाहिए कि हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या हमारी उनके लिए जिम्मेदारी है। क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना, यानी हेल्थ, हैप्पीनेस और कंफर्ट को बेहतर बनाना। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना। आकांक्षा पूरी करना, यानी जो सोचा, जो सपने हैं उसे पूरा करना। मतलब शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होना चाहिए। मतलब अगर हम अच्छा खाएंगे पिएंगे, अच्छे से रहेंगे और हमारा मन स्वस्थ होगा,
तो हम क्या करेंगे, हमारा शारीरिक विकास भी अच्छे से होगा। आकांक्षाएं पूरी करना मतलब जब हमारा मन साफ होगा, मन स्वस्थ होगा, तो हम जो भी चाहते हैं उसे आसानी से पूरा कर सकते हैं और अपने सपने को भी पूरा करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे हाइजीन। हाइजीन किसी के भी जीवन में बहुत जरूरी होता है। हाइजीन और क्लीनिनेस वह है जहां हम काम करते हैं, मतलब जिस भी स्थान पे हम काम करते हैं वह क्या होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। अगर वो जगह साफ सुथरी नहीं होगी तो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देगी। हाइजीन की दृष्टि से एक ब्यूटिशियन का सैलून बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। मतलब हाइजीन की दृष्टि से एक ब्यूटिशियन का ही सैलून नहीं, जहाँ पे भी हम वर्क करते हैं, चाहे वो कॉलेज हो या वर्कशॉप हो या फिर सैलून हो, कुछ भी हो, वहाँ पे साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। सैलून में डस्टबिन, हेयर टिश्यू पेपर का प्रयोग आम बात है। मतलब सैलून में बहुत सारे वर्क होते हैं, फेशियल, ब्लीच, बाल कटिंग, कुछ भी, तो उन सब के लिए हम डस्टबिन का प्रयोग करते हैं। और बालों की जो कटिंग होती है और टिश्यू पेपर होता है, उन सबों को सही जगह पे मतलब डस्टबिन में ही रखना चाहिए। इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी और गंदगी फैलेगी तो फिर बहुत सारे कीटाणु पैदा होंगे। परंतु इन चीज़ों को इकट्ठा ना कर हम गंदगी बिखेरते हैं। जो भी चीज़ें हम प्रयोग करते हैं सैलून में, उसे अगर इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी होगी। इस गंदगी में बहुत सारे कीटाणु इकट्ठा होंगे जो बहुत सारी बीमारियों को बढ़ावा देते हैं। सैलून में सफाई कर्मचारियों पर निर्भर करता है। सैलून हो, कॉलेज हो, वर्कशॉप हो, वो वहाँ के कर्मचारियों पर ही निर्भर करता है कि वो अपने दिनचर्या में कितनी सफाई की आदत डालते हैं, डेली उनकी सफाई हो रही है या नहीं हो रही है। हाइजीन के अंतर्गत बहुत सारी सफाइयाँ आती हैं, जैसे बालों की सफाई, हाथ पैर की सफाई, कपड़े की सफाई, नेल्स की सफाई इत्यादि। अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे पोस्चर। तो अच्छा पोस्चर, नीची सोच रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ लोगों में डिसिप्लिन आता है। मतलब सोच अगर हमारी अच्छी होगी तो हम डिसिप्लिन में रहेंगे, मतलब जो भी हम सोच रहे हैं उसे करने के लिए कोशिश करेंगे। और अच्छी आदतें भी होनी चाहिए, और जब हमारा सोच अच्छा होगा तो हमारी आदतें भी अच्छी ही होंगी। रोजाना की एक्सरसाइज से शरीर की मांसपेशियां ठीक पोजीशन में रहती हैं। हर हर इंसान को डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे क्या होगा, बॉडी फिट रहेगी। कंधों को काम करते समय झुकाना नहीं चाहिए। मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको झुक करके नहीं करना चाहिए। आप एकदम सीधी पोजीशन में बैठिए, जो बैठने का पोजीशन है। अगर हम झुक करके बैठते हैं तो इससे हमारे शरीर के बहुत सारे पार्ट झुकते हैं, मतलब उनमें कमियां आने लगती हैं। धीरे धीरे वो पार्ट जो है उसी में ढलना शुरू हो जाता है कि हम झुक करके बैठ रहे हैं तो हमें झुक के बैठने की आदत हो जाती है। और स्पाइनल कार्ड के पोस्चर के लिए नीचे लिखी बातें अपनानी चाहिए। सेंट्रल लाइन सिर के सेंटर से देखनी चाहिए, अर्थात यह है कि शरीर के सभी अंगों को सीधे रखना चाहिए। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सही खड़े होने का ये सही तरीका नहीं है, इसमें ऐसे झुकाव बना हुआ है, तो ऐसे झुक करके नहीं खड़ा होना चाहिए। गुड पोस्चर ये है, हमें ऐसे खड़े होना चाहिए जिससे हमारी बॉडी पूरी तरह से सीधी रहे। अगर हम ऐसे झुक करके खड़े होते हैं तो देखिए रीढ़ की हड्डी जो है वो धीरे धीरे टेढ़ी होने लगती है। इसलिए शरीर के सभी अंगों को सीधा रखना चाहिए। बैठने का भी तरीका जो होता है वो नॉर्मली एकदम स्ट्रेट होता है। अपनी रीढ़ की हड्डियों को सीधा रखिए और सीधे बैठिए। देखिए ये रॉन्ग पोजीशन है बैठने का। सही सही बैठने का तरीका ये है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे बेसिक स्टैंडिंग पोजीशन। सीधे और ठीक ढंग से चलने से शरीर का बैलेंस ठीक रहता है। कभी कभी क्या होता है कि हम
चलते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं और पैरों के बीच में डिफरेंस कम होता है, जिससे क्या होता है कि हमारे पैर लड़खड़ा जाते हैं और गिरने का भी चांस रहता है, हम गिर भी सकते हैं। तो इसके लिए पैरों के बीच में स्पेशल गैप होना चाहिए, कुछ दूरी होनी चाहिए। दोनों पैरों के बीच में 45 डिग्री के एंगल पर होना चाहिए। दायां पैर सीधी लाइन में हो, दायां पैर घुटना थोड़ा बाएं पैर की तरफ और बायां दाएं पैर की तरफ झुका होना चाहिए। जैसे आप ये चित्र में देख पा रहे हैं कि खड़े होने का सही तरीका ऐसे होता है, मतलब हमारे दोनों हाथ हमारे शरीर के बगल में होना चाहिए, बॉडी के ऐसे आगे पीछे करके या फिर रीढ़ की हड्डी को झुका करके नहीं खड़े होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे बैठने का सही पोजीशन। ठीक ढंग से बैठने के लिए कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जिस प्रकार से हम खड़े होने के कुछ नियम अपनाते हैं, हमें सीधे खड़ा होना चाहिए, उसी तरह से हमें बैठने के भी कुछ पोजीशन को ध्यान में रखना चाहिए कि हम कैसे खड़े हों जिससे हमारी बॉडी सही रहे। पहले दोनों पैर एक दूसरे के नजदीक रखें। जब भी आप बैठते हैं तो बैठने का सही तरीका यही है कि आप दोनों पैरों को साथ में नजदीक में रखें। पैरों के बीच में दूरी नहीं होनी चाहिए या फिर पैरों को आगे पीछे करके भी नहीं बैठना चाहिए। ये देख पा रहे हैं आप चित्र में, ये बैठने का रॉन्ग पोजीशन है। ऐसे नहीं बैठना चाहिए कि चेयर पे हम पूरा सहारा लेकर के बैठे, ये सही पोजीशन नहीं है। हमें एकदम रीढ़ की हड्डी को सीधे रखते हुए दोनों पैरों के को आपस में चिपकाते हुए बैठना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे दोनों घुटनों को इस तरह रखें कि पैर घुटनों के लेवल पर एक जैसे हो। मतलब बैठते समय जब हम बैठते हैं तो दोनों घुटना एक बराबर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक ऊपर नीचे या फिर एक आगे पीछे या फिर दोनों पैरों के बीच में बहुत ज़्यादा गैपिंग हो। बैठने का सही तरीका इस प्रकार है, हमें इस प्रकार बैठना चाहिए कि हम कोई भी वर्क कर रहे हैं तो वो अच्छे से आसानी से कर सके। और झुक करके ऐसे नहीं बैठना चाहिए, जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ऐसे झुक करके बैठने से रीढ़ की हड्डी क्या धीरे धीरे टेढ़ी होने लगती है और बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे पैरों को कुर्सी के नीचे ना करें। बैठते समय ज्यादातर लोगों की आदत होती है पैरों को कुर्सी के नीचे करके बैठने की, जबकि वो सही तरीका नहीं है बैठने का। हमें पैरों को एकदम सीधे करके और दोनों पैरों को एक साथ करके बैठना चाहिए, जैसे कि ये तरीका बिल्कुल गलत है बैठने का। हमें इस प्रकार बैठना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे अपने जूतों का तलवा नीचे जमीन पर होना चाहिए। बैठते समय हमेशा पैर पैर जूतों का तलवा जो होता है वो जमीन पे ही रखना चाहिए। ज्यादातर लोगों को पैर को ऐसे ऊपर करके बैठने की आदत होती है या फिर वो तो चेयर के पीछे रखते हैं। ये देखिए सही पोजीशन है बैठने की, ये रॉन्ग पोजीशन है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे अपने पैरों को ठीक व सीधी पोजीशन में रखें। जब हम चलते हैं या फिर खड़े होते हैं तो खड़े होने के लिए भी हमें सही पोजीशन में खड़ा होना चाहिए। मतलब दोनों पैर बहुत ज़्यादा आपस में चिपके हुए नहीं होने चाहिए, लेकिन सीधा जरूर होना चाहिए। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये पोजीशन बिल्कुल गलत है। दोनों पैरों के बीच में गैपिंग के साथ साथ दोनों पैर दो तरफ हैं। ये पोजीशन बिल्कुल सही है, मतलब दोनों पैर सामने की तरफ हैं और दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे मोटिवेशन। मोटिवेशन किसी भी प्रोफेशन में बहुत ही आवश्यक है। मोटिवेट क्योंकि मोटिवेट होकर ही ग्राहक या सर्विस देने वाले लोग आपके यहाँ आते हैं।
प्रोफेशन चाहे कोई भी हो, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब आपके बात करने का तरीका, आपके ग्राहक को अट्रैक्ट करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सरल और अट्रैक्टिव होना चाहिए कि जिससे कोई भी हो, वो आपके यहाँ ये सर्विस लेने के लिए आने की कोशिश करे कि नहीं, मुझे वहीं पे जाना चाहिए। उनके बात करने का तरीका और उनके मोटिवेट करने का तरीका, उनके समझाने का तरीका बहुत ही सरल और बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा आकर्षक है। इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन एक ऐसा जरिया है जिससे ग्राहक और ब्यूटिशियन के विचारों का आदान प्रदान होता है। ग्राहक का जुड़ाव आपसे तभी बढ़ेगा जब आप क्लाइंट के साथ सच्चाई और ईमानदारी के साथ पेश आएंगे। ग्राहक आपके साथ तभी जुड़ेगा, मतलब ग्राहक के साथ आप बहुत सरलता से बात करते हैं, बहुत आसानी से बात करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, तभी ग्राहक आपके पास आएगा। नहीं तो वो क्या करेगा, आपके बदले दूसरे किसी पार्लर में ट्रीटमेंट लेने जाएगा। आप अपने ग्राहक के साथ मित्रता का बर्ताव करें। बोलते हैं ना, ग्राहक जो है भगवान का रूप होते हैं। मतलब ग्राहक अगर आपके पार्लर में आता है तो आप उसके साथ एकदम फ्रेंकली बात करिए, उसके साथ एकदम दोस्त की तरह से ट्रीट करिए, जिससे कि वो क्या होगा, आपके पार्लर में ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस लेने के लिए आएगा। और आपके बातचीत करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, इस तरह से कि वह महसूस करे कि आप काफ़ी हद तक उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। मतलब जब आप उससे बहुत फ्रैंकली बात करेंगे तो उसे ये महसूस होगा कि आप क्या कर रहे हैं, उसके अंदर जो है दिलचस्पी ले रहे हैं, मतलब उसमें आपका इंटरेस्ट है। इस प्रकार से ग्राहक आपसे बहुत खुश होगा, उसे लगेगा कि हाँ, आप जो है बहुत अच्छी सर्विस देंगे, क्योंकि आपके बात करने का तरीका ऐसा है, आपके पार्लर में सर्विस भी अच्छी मिलेगी, तो कोई भी आपके यहाँ आने के लिए तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे क्लाइंट कंसल्टेशन। मतलब अपने क्लाइंट के परामर्श के बिना अपनी मर्जी से कोई भी सर्विस ना दे। अगर आपके यहाँ कोई भी क्लाइंट सर्विस लेने के लिए आता है तो हमें ये नहीं उसके ऊपर करना है कि नहीं, मुझे मेरे यहाँ से यही ट्रीटमेंट लेके जाओ। मतलब उसे अलग अलग सर्विस लेनी होती है, जैसे उसको फेशियल करवाना हो सकता है, ब्लीच करवाना हो सकता है, या हेयर कटिंग करवानी हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बातचीत करते हुए उसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी सर्विस लेना चाहता है, और उस सर्विस के बारे में आप उसको पूरी जानकारी देंगे, और उसको ग्राहक को भी बोलने का मौका देंगे कि वो कहना क्या चाहता है और कौन सी सर्विस उसे लेनी है। सर्विस पूरी होने के पश्चात क्लाइंट से बातचीत करते हुए ये जानने की कोशिश जरूर करें कि उसे आपकी सर्विस कैसी लगी। क्लाइंट कंसल्टेशन का मतलब ये होता है कि आप क्लाइंट के हर एक बातों का सम्मान करें, ये जानने की कोशिश करें कि आपने जो भी सर्विस दी है उसे, वो सर्विस उसको कैसी लगी, और आइंदा अगली बार वो इस आपके यहाँ सर्विस लेने के लिए आना चाहता है या नहीं। वो आपको जरूर परामर्श दे के जाएगा कि आपकी सर्विस बहुत अच्छी थी, मैं अगली बार भी आपके यहाँ जरूर आऊँगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ गुड ग्रूमिंग। बेसिक गुड ग्रूमिंग के अंतर्गत ब्यूटिशियन के सुबह से शाम तक के सभी दिनचर्या आते हैं। मतलब एक ब्यूटिशियन सुबह उठती है, क्या करती है, उसके सुबह की दिनचर्या क्या है, शाम की दिनचर्या क्या है, और दिन भर वो क्या वर्क करती है, ये सब कुछ उसके गुड ग्रूमिंग के अंतर्गत आती हैं। और गुड ग्रूमिंग के अंतर्गत सिर्फ ब्यूटिशियन की अच्छाइयाँ ही नहीं आती हैं, उसकी बुराइयाँ भी आती हैं कि मतलब उसे कौन कौन सी आदतों को नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी आदतें उसे छोड़ देनी चाहिए। एक ब्यूटिशियन के कपड़े, चलने, उठने, बैठने, बोलने, खड़े होने के तरीके क्या हैं, किन किन चीज़ों को एक ब्यूटिशियन को अपना अपनाना चाहिए, किन किन चीज़ों को छोड़ना चाहिए। बेसिक ऑफ गुड ग्रूमिंग के अंतर्गत बहुत सी चीज़ें आती हैं। मतलब ब्यूटिशियन के सुबह की दिनचर्या से लेकर के शाम की दिनचर्या तक, मतलब सुबह ब्यूटिशियन उठ करके सबसे पहले क्या करती है, उसके बाद फिर
उसके पार्लर जाने का टाइमिंग क्या है, कब जाती हैं, पार्लर में कितना टाइम देती हैं, उसके बाद सर्विस देने के बाद उनका दिन कैसे शुरू होता है, मतलब घर पे आने के बाद भी उनकी सर्विस कैसी है, ये सारी चीजें आती हैं। तो एक ब्यूटिशियन के अंदर जो है सुबह से लेकर ये होना चाहिए कि उसके हाथ से लेकर, नेल से लेकर, बॉडी से लेकर, कपड़े से लेकर सब कुछ नीट और क्लीन होने चाहिए। जैसे एक ब्यूटिशियन को सुबह और शाम दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए। उसके बाद अगर आप पार्लर में सर्विस देने जा रहे हैं तो लंच में उसे लहसुन प्याज वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर उनके मुंह से कोई बदबू आ रही है तो माउथ स्प्रे का प्रयोग जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे वार्डरोब प्लानिंग। वार्डरोब प्लानिंग वह प्लानिंग है जिसके अंतर्गत अपने सभी चीजों को मैचिंग के अनुसार, मौसम अवसर के अनुसार एक साथ अलमारी में रखना चाहिए। मतलब वार्डरोब प्लानिंग का मतलब ये होता है कि अलमारी में सभी चीजें व्यवस्थित रखी होनी चाहिए। अगर आपको कहीं जाना है तो उसके साथ आपके ड्रेस के साथ चूड़ी, ज्वेलरी, सैंडल सब कुछ मैचिंग के हिसाब से एक साथ रखा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर आपको कहीं जाना है तो आपको ढूंढना पड़े कि आपकी चूड़ियां कहाँ हैं, आपकी ज्वेलरी कहाँ है। इससे क्या होगा, समय की भी बर्बादी होगी और मेहनत की भी बर्बादी होगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे ब्यूटी एज ए कैरियर। आधुनिक युग में ब्यूटी एक कैरियर के रूप में भरकर सामने आया है। आज के आधुनिक युग में हर कोई सुंदर दिखना चाहता है। इसके लिए आप सर्विस अपनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप ITI में प्रशिक्षण लीजिए या फिर अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोलिए, दूसरों को सिखाइए, जिससे क्या होगा, उनका आगे जो है कोई भी कार्य करने में आसानी होगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे प्रोफेशनल एथिक्स। एथिक्स काम करने वाले एम्प्लॉयर, क्लाइंट, कस्टमर व दूसरे काम करने वाले को ठीक व्यापारिक रूप से व्यवहार करने वाले को कहते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स काम करते समय उसके नियमों के हिसाब से चलते हैं। मतलब प्रोफेशनल एथिक्स जो होते हैं वो हर चीज उनका प्रॉपर तरीके से होता है, हर चीज उनके समय से होते हैं, चाहे वो घर का काम हो या फिर कहीं वो सर्विस कर रहे हैं वहां का काम हो। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे टेलीफोन माइनस। फोन पर भी एक सलीके के साथ बात करना चाहिए। हर बात ठीक हो, जो भी हो ठीक और छोटी होनी चाहिए। जैसे मतलब कोई भी अगर बात हम कर रहे हैं टेलीफोन पे तो वो क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, मतलब छोटा होना चाहिए, लेकिन इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए कि समझ में ही ना आए। आप छोटी बातें कहिए लेकिन समझने योग्य बातें कहिए जिससे सामने वाला आसानी से समझ सके। जब भी टेलीफोन की घंटी बजे तुरंत उठा लेना चाहिए। ये एक सर्विस के लिए है। अगर आपके पार्लर में कोई क्लाइंट कॉल करता है, उसको अपॉइंटमेंट लेनी है आपसे, तो जैसे ही फोन बजता है आपको उठा लेना चाहिए। हो सकता है कि सामने वाला क्लाइंट बहुत व्यस्त हो, एक बार ही कॉल करने के बाद कट कर दे और दोबारा आपको कॉल ना कर सके। इसके लिए एक रिसेप्शनिस्ट रखिए जो आपके कॉल को समय पे उठा सके, रिसीव करके वो बातचीत कर सके कि क्या सर्विस देनी है, क्या नहीं देना है। हर बात पर आप क्लाइंट को उसके नाम से, नाम के आगे मिस्टर या मिसेज लगाकर संबोधन करें। मतलब किसी से भी बातें कर रहे हैं आप क्लाइंट से तो उसे इज्जत पूर्वक उससे बातें करिए। ये नहीं कि कुछ भी नाम लेके बुला दिया या कुछ भी यूज कर लिया। आप उसे हमेशा मिस्टर या मिसेस करके ही संबोधित करें। अगर आपके सैलून की कोई शिकायत करे तो बड़ी विनम्रता के साथ सुने और समझे। आपके अगर सैलून की कोई शिकायत कर रहा है तो आप उसे बहुत सहजता से स्वीकार करें और उसमें सुधार करने की कोशिश करें कि हम लोगों के सर्विस में क्या गलती हो गई या फिर क्या कमी हो गई जिससे कि ये जो है शिकायत कर रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि आप उस पर जो है कोई एक्शन लीजिए या फिर कहिए कि नहीं हमारी सर्विस में कोई कमी नहीं थी, उसमें सुधार करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपके सैलून की छवि बिगड़ती है तो इससे क्या होगा, वो क्लाइंट जा करके बाहर सबको यही बोलेगा कि उस पार्लर में सर्विस लेने लायक नहीं है, मैं वहाँ गई थी तो मुझे ये प्रॉब्लम हुई, या उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, या जो है उनकी सर्विस अच्छी नहीं थी। तो इससे क्या होगा, आपके पार्लर की छवि खराब हो जाएगी और वो अपने साथ साथ पता नहीं कितने ग्राहकों को आपके पार्लर में आने से रोकेगा, क्योंकि जब किसी चीज़ की शिकायत होती है तो लोग वहाँ जाने से मना करते हैं कि उसकी सर्विस अच्छी नहीं है। धन्यवाद। आज मैंने आपको आज मैंने आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताया। मुझे आशा है कि आपको यह भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।